बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स फर्स्ट के सेकंड यूनिट में जूल थॉमसन प्रभाव, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा ये है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी गैस को सरंध्र माध्यम से, मतलब छोटे छोटे छिद्रों वाले किसी माध्यम से, किसी अवरोधक से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं, भेजते हैं, तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि उसके ताप में कमी आती है, शीतलन होता है। इस प्रभाव को बोलते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। तो जूल थॉमसन प्रभाव की हम सिद्धांत क्या है, किस कारण से कमी आती है, इसको देखें, समझते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव, इसका सिद्धांत। सबसे पहले इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको किस तरह होता है। ये एक दे रखा है पिस्टन, और यहाँ पे गैस भरी हुई है। पिस्टन को दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा और वो गैस यहाँ पानी में से, शीतल जल में से गुजरेगी तो वापस ठंडी होगी, और यहाँ पे जाके T1 टेम्परेचर की वो गैस मिलती है हाई प्रेशर पे। उस हाई प्रेशर गैस को इस सरंध्र डार्ट से गुजारते हैं। यहाँ प्रेशर नोट किया जाता है मैनोमीटर से, इससे गुजारते हैं और गुजार कर यहाँ पे थर्मामीटर से टेम्परेचर T2 नोट कर लेते हैं। कितना टेम्परेचर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखा जाता है कि T1 और T2 डिफरेंट मिलते हैं, यानी ताप में अंतर आ जाता है, और सामान्यतः ताप में कमी आती है, यानी शीतलन होता है। ये तो है प्रभाव। अभी ये किस कारण से हो सकता है। एक कारण इसका होगा कि जब जो गैस है उसमें आपस में बंध बने होते हैं, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो वो गैस कण दूर दूर होंगे, तो उसके बंध कमज़ोर होंगे। जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो निकल जाएगी, जिससे इसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी और उसका तापमान कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब हम देखें सिद्धांत और जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले ये एक डायग्राम, इसमें एक पिस्टन है। पिस्टन को दबाया जाता है तो एक गैस चैम्बर ए में भरी हुई है P1 प्रेशर पे, V1 आयतन उसका और T1 टेम्परेचर है। फिर सरंध्र डार्ट से गुजरती है। गुजरने के बाद में P2 प्रेशर पे रिलीज होती है। दूसरा P2 प्रेशर है और V2 आयतन है और T2 टेम्परेचर है। ये सारा जो प्रक्रम है ये एक उष्मारोधी बॉक्स में रखा हुआ है, तो बाहर से उष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है। अब हम देखें इसकी मैथमेटिक्स। सबसे पहले चैम्बर ए में दाब P1, ताप T1 और आयतन V1 है। इससे पिस्टन को दबाया जाता है और चैम्बर बी में गैस को भेजा जाता है। तो चैम्बर ए से बी में भेजने के लिए पिस्टन द्वारा गैस पर किया गया कार्य, जब पूरी गैस को भेज दिया जाता है, तो W1 = P1 dV, 0 से लेकर V1 तक इंटीग्रेट करते हैं इसको, क्योंकि पूरा आयतन भेज दिया गया है। तो P1 V1 यह कार्य किया जाएगा। तो तथा जो गैस है जो बी चैम्बर में जाएगी वो पिस्टन को आगे खिसकाएगी, तो गैस द्वारा पिस्टन पे किया गया कार्य वो होगा W2 = 0 to V2। V2 आयतन वहाँ पे P2 dV, तो P2 V2 ये हो जाएगा गैस द्वारा पिस्टन में किया गया कार्य। इसलिए कुल गैस द्वारा किया गया कार्य W = W1 + W2 विच इज P2 V2 - P1 V1, क्योंकि एक बार गैस पर किया गया है, P1 V1 गैस पे किया गया है और P2 V2 गैस द्वारा किया गया है, इसलिए P1 V1 माइनस में आएगा। अब अगर गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा U1 और अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 है, तो इस प्रकार ऊर्जा में अंतर Du = U2 - U1। dW निकाल लिया, Du निकाल लिया। अब हम जानते हैं उसमें का प्रथम नियम है dQ = du + dW। यहाँ पे चूँकि बाहर से उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए dQ = 0, इसलिए du + dW = 0। दोनों की वैल्यूज हम पुट करें तो U2 + P2 V2 = U1 + P1 V1, जहाँ U + PV ये होती है एंथैल्पी। तो इस प्रकार H2 = H1, तो उस गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि P2 V2 अगर बड़ा है P1 V1 से, तो U1
बड़ा होगा U2 से। इट मीन्स शुरू में आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा और अंत में आंतरिक ऊर्जा कम, यानी गैस का शीतलन हो जाएगा। यदि दोनों बराबर हैं तो गैस में आंतरिक ऊर्जा बराबर रहेगी, मतलब गैस में कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि P2 V2 छोटा है तो गैस का तापमान हो जाएगा। अब हमने देखा कि एंथैल्पी नियत रहती है, तो H इक्वल टू U प्लस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और DH इक्वल टू, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इक्वल टू 0, जो कि H कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि DQ इक्वल टू DU प्लस TW और DQ इक्वल टू TDS था, DW इक्वल टू PDV। तो DQ और DW की वैल्यूज रखें तो TDS इक्वल टू DU प्लस PDV। तो DU प्लस PDV को हम TDS से रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। तो इक्वेशन नंबर 10 मिल गई, TDS प्लस VDP इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं एंट्रोपी S, यहाँ S एंट्रोपी है। एंट्रोपी S ताप और दाब का फंक्शन होती है, इसलिए S एक फलन है TP का, और DS इक्वल टू, हम इसका आंशिक अवकलन के रूप में लिखें तो डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी डी टी, सो डी पी। इस तरह डी एस की वैल्यू रखें हम इक्वेशन नंबर 10 में, तो हमें इक्वेशन नंबर 12 मिल जाती है। और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता Cp की डेफिनेशन से Cp को डेल क्यू अपॉन डेल टी पी और डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस, इसलिए टी डेल एस अपॉन डेल टी पी। हम टी डेल एस अपॉन डेल टी पी को Cp रख दें तथा साथ ही मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध से डेल एस अपॉन डेल पी टी को माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी के इक्वल रख दें, तो हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, Cp dt माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। और इसको हम सोल्व करें तो dt अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू 1 अपॉन Cp टी माइनस 1 अपॉन Cp ब्रैकेट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी, जहाँ पे dt अपॉन डी पी ये है दाब के साथ में ताप में अंतर की दर, जबकि एंथैल्पी नियत हो। इसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। तो इस तरह जूल थॉमसन गुणांक म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन Cp टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस। अब हम आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए इसके मान ज्ञात करें, तो आदर्श गैस के लिए समीकरण है PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू RT से हम ज्ञात करें डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, तो वो आता है V अपॉन टी। V अपॉन टी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 16 में रखेंगे तो म्यू एच इक्वल टू 0 में मिलता है। इसका मतलब जो आदर्श गैस है उसमें दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर 0 होती है, मतलब कोई ताप में परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें आपस में अणुओं में कोई बंध नहीं होता। वान डेर वाल यानी वास्तविक गैसों में क्या अवस्था समीकरण है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। और इस जगह पे हम अगर इससे डेल वी और डेल टी एट कॉन्स्टेंट P याद करें, इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो एक बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये आपके सामने दिख रही है, ये होगी। और इसमें हम जो फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, उससे जस्ट पहले एक 2ab अपॉन वी आर टी, इसको हम नगण्य मान रहे हैं कि a और b बहुत छोटे कांस्टेंट हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और छोटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको नगण्य मान के हम निकाल रहे हैं। जो डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट p इंटू टी, इसकी वैल्यू v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू जब हम क्वेश्चन नंबर 16 में रखेंगे तो म्यू एस मिलता है 1 अपॉन Cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब इसमें 3 कंडीशंस मिलती है। जब 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन b, इट मीन्स 2a अपॉन आर बी इज ग्रेटर देन t, और t इज लेस देन 2a अपॉन आर बी, तो इस टाइम पे म्यू एच होता है धनात्मक। इट मीन्स दाब में कमी करने पर ताप में भी कमी होगी, ठीक है, यानी शीतलन होता है। जब 2a अपॉन आर बी इज लेस देन टी और टी इज ग्रेटर देन 2a अपॉन आर बी, तो म्यू एच ऋणात्मक होता है और इस टाइम पे दाब में कमी करने पर ताप में वृद्धि होती है।
ये तापमान होता है। और जब 2A/RB इक्वल टू T तब म्यू एच 0 होता है। इट मीन्स कोई चेंज नहीं होता, कोई जूल थॉमसन प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता। तो जो 2A/RB जो वैल्यू है टेम्परेचर की, वो ऐसी वैल्यू है, इससे ऊपर अगर तापमान हो तो तापन होता है, उससे नीचे का तापमान हो तो शीतलन होता है। तो इस जो जो ये टेम्परेचर है इसको व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, जो कि जो स्थिति है उसको व्युत्क्रमित कर देता है। एक बार शीतलन, एक बार तापन, ऊपर इस ताप से ऊपर तापन, इस ताप से नीचे शीतलन। और Ti इक्वल टू 2A/RB। तो हम म्यू एच को Ti की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, 1/Cp इक्वल टू 2A/RT माइनस बी, और बी का कॉन्स्टेंट ले लिया जाए तो 2A/RB T माइनस 1, और 2A/RB Ti है तो Ti/T माइनस 1 मीन्स म्यू एच इक्वल टू B/Cp Ti/T माइनस 1। ये फाइनल म्यू एच में मिल जाता है। थैंक यू।